नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई और आप देख रहे हैं विधानसभा का दंगल। और चलिए बात कर लेते हैं सबसे अहम खबर की। तो यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज एक बार फिर सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार करेंगे। यूपी का रण अब जाटलैंड से शिफ्ट होकर यादवलैंड और बुंदेलखंड में पहुंच गया है। इसलिए चुनावी भाषणों का जो राग रंग भी अब थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आज चुनाव प्रचार फिर से तेजी पकड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अश्वल्दा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनकी नजर औरैया के पास स्थित जिलों में चुनावी समीकरण साधने की होगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अश्वल्दा के मेला मैदान में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां हैं? दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे से पहले तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल हुई। अब तीसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें तमाम दिग्गज अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। कानपुर से संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, काफी अहम है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गृह मंत्री कल कानपुर पहुंच चुके थे और कानपुर के लैंडमार्क होटल में रुके हुए थे। इसके बाद अब यहां से वो निकले हैं और औरैया के अछलदा में उनकी एक जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में जो मतदान होना है तो इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अमित शाह का आना कहीं ना कहीं एक माहौल भाजपा के पक्ष में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटें हारी थी और 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। तो अमित शाह की जनसभा है और अब जनसभा यहां से संबोधित करने के बाद वो आसपास के जिलों में अब माहौल बनाएंगे, वहां की विधानसभा सीटों पर और इसके बाद कानपुर में पहुंचेंगे और कानपुर में सपा के गढ़ में, यानी जिस सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का कब्जा है, आर नगर विधानसभा और शीशामऊ विधानसभा, यहां पर पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा की शुरुआत शीशामऊ विधानसभा से होगी और 800 मीटर शीशामऊ विधानसभा में पदयात्रा करेंगे और इसके बाद आर नगर विधानसभा में पहुंचकर 1 किलोमीटर 300 मीटर की पदयात्रा करेंगे। जी बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए तो अभिनव, अब जो पहले के जातीय समीकरण थे वो कुछ और थे, लेकिन अब जो जातीय समीकरण नजर आने वाले हैं उसके लिहाज से और भी अहम हो जाता है ये दौरा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जातीय समीकरण पर तो चुनाव होते थे, लेकिन इस वक्त जो कानपुर के ग्रामीण और जो आसपास के जितने भी ग्रामीण जिले हैं, इनमें एक बड़ी समस्या ये है आवारा जानवरों की। आवारा जानवरों पर जो यहाँ के वोटर्स हैं और किसान हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं दिक्कत एक पैदा हो रही है। शायद इसी माहौल को बदलने के लिए अभी कल कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी और अब कानपुर देहात से लगे हुए औरैया जिले में आज अमित शाह जी जनसभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल जरूर बदलने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देश के गृह मंत्री का दौरा है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने चाहिए। अभिनव, बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कानपुर से लेकर औरैया तक का जो नेशनल हाईवे है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और इसके बाद जब जनसंपर्क करेंगे, पद यात्रा करेंगे, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है और इस बीच कानपुर में 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रूट डाइवर्जन रहेगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ अतिरिक्त फोर्स ने भी अपना पहरा जमा रखा है। चलिए नजर बनाए रखिएगा। अभिनव, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी भी हमारे साथ औरैया से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह की तैयारी औरैया में नजर आ रही है? देश के गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ औरैया विधानसभा में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और यहाँ की तीनों सीटें पहले बीजेपी में गई थी। अब कहीं ना कोई कमी सामने नजर आ रही है, इसलिए अमित शाह आज यहाँ आने वाले हैं और यहाँ सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, यहाँ की तीनों सीटें यहाँ की निकल जाए। मैडम जी चलिए, और एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होनी चाहिए, इस पर भी नजर रहेगी। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अश्विनी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार यानी कि आज गोंडा का दौरा करेंगी। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 10:55 में गोंडा पहुंचेंगे, यानी कुछ ही देर में गोंडा पहुंचेंगी राज्यपाल, जिसके बाद वो स्वामी नारायण शपिया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। तो फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:20 में सोरो मेला ग्राउंड कासगंज में जनसभा, दोपहर 12:30 में इंटर कॉलेज सिरसागंज फिरोजाबाद में जनसभा, दोपहर 1:30 में इंटर कॉलेज चुनला फिरोजाबाद में जनसभा, दोपहर 2:40 में रामलीला मैदान इटावा में जनसभा। वहीं शाम 4 बजे इंटर कॉलेज बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज में जनसभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद, इटावा और कासगंज में कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए ये प्रचार चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इन तमाम जगहों पर पहुंचेंगे और दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फिरोजाबाद, इटावा और कासगंज का दौरा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम आज दौरे पर रहने वाले हैं और महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचेंगे। फिरोजाबाद पहुंचेंगे, इटावा पहुंचेंगे, कासगंज पहुंचेंगे। तैयारियां कितनी है सीएम के दौरे को लेकर, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। फिरोजाबाद से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इटावा से रामकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कासगंज से शिव प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, कितने बजे कार्यक्रम है और क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा? का फिरोजाबाद में 2 जगह दौरा है और जिसमें एक गिरधारी लाल इंटर कॉलेज सिरसागंज और वहीं दूसरा बचगांव में है। तो इनका जो गिरधारी लाल इंटर कॉलेज का समय है वो लगभग 12 बजे यहाँ पर पहुंचने का टाइम है और वहीं 1 घंटा बाद जस्ट ये बचगांव में एक इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे। इनका समय वहां पर 1 बजे का है। मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद की राजनीति अभी जबरदस्त तरीके से जोरों पर है और जो यहाँ की स्थिति ये है कि फिरोजाबाद से जो सिरसागंज विधानसभा है, ये जो गढ़ है यहाँ का सपा का गढ़ माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ से मुलायम सिंह जी के सभी जो कभी समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे यहाँ से, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके चलते सपा और भाजपा दोनों ही दमखम लगा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव ने इस्तीफा लेकर के ये भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको ये भी बता दूं कि 2 दिन पूर्व यहाँ पर अखिलेश यादव की ने जनसभा की थी, जो कि एक सिरसागंज से सर्वेश यादव है समाजवादी पार्टी के, उनके ही फेवर में की थी। तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से इस सीट को हारना नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री का आज आगमन हो रहा है। जी वाकई, और कहीं ना कहीं सोरोंजी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है, जिसे लेकर काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। दीपक बने रहेगा हमारे साथ। इटावा से रामकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकुमार, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर? जी देखिए, आज जनपद इटावा में योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है। देखिए चुनावी दौरा है, ये चुनावी दौरा है जो बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। देखिए जनपद इटावा की जो 3 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभा में जो 2 विधानसभा है, जसवंत नगर और बटना क्षेत्र के जो विधानसभा है, कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशियों को जो है एक नए चेहरे उन्होंने उतारे हैं। और इटावा जनपद में जो सरसा भदौरिया की पिछली जो विधायिका थी, उनको भी मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए आज पूरी तरीके से जनपद इटावा में एक पूरी तरीके से जनपद इटावा में आज जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज जनपद इटावा में 2 बजे आदित्यनाथ योगी अपने चुनावी जनसभा को करेंगे। वो जो चुनावी जनसभा है जो कहीं न कहीं बहुत एक महत्वपूर्ण जनसभा मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर आदित्यनाथ योगी का जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण माना जाए। कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो सपा का गढ़ माना जाता है, सपा के गढ़ में कहीं न कहीं एक बार फिर आदित्यनाथ योगी जो है अपनी पूरी तरीके चुनावी भूमिका में नजर आएंगे। बिल्कुल, बने रहेगा रामकुमार। और सबसे पहले कासगंज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कासगंज का ही रुख कर लेते हैं। शिव प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, एक तरह से तीर्थ नगरी में आज योगी पहुंच रहे हैं और मेला ग्राउंड में ही कार्यक्रम है। किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? पिछले दिनों ही से तीर्थ नगरी घोषित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तैयारियां पूरी तरह से
जो आप देख सकते हैं कि पीछे मंच भी है, तैयारियां कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं और उनकी जो योगी आदित्यनाथ की सभा है उसके लिए भारी भीड़ की आशंका है। हालांकि टारगेट कम भीड़ का है, लेकिन बहुत ज्यादा सबसे बड़ा भीड़ का तात्पर्य तो ये रहेगा कि अभी 2 माह पहले योगी आदित्यनाथ ने सोरो नगरी को तीर्थ स्थल घोषित किया था, जिसके तहत यहाँ के जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि वो उनको सुनने के लिए आतुर हैं और पूरी तरह से सुबह से ही आप देख सकते हैं पीछे कि आना जाना शुरू हो गया है। जी चलिए, और एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है शिव प्रताप, और कुछ ही देर में योगी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो समय को लेकर कोई जानकारी या अपडेट आपके पास? लगभग 11:15 बजे यहाँ पे पुलिस लाइन का जो हेलीपैड है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लगभग 5 जोन में बांटा गया है। इसमें सभी तरह की बैरिकेडिंग वगैरह कराई गई है और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा विभाग व्यवस्था की बात की जाए तो प्रत्येक आदमी को सर्च करके और अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इटावा से रामकुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकुमार, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इटावा में आज सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली है। कहीं ना कहीं अन्य जनपदों से पीएससी से लेके पुलिस फोर्स मौजूद है। कहीं ना कहीं कल से ही जैसे ही सूचना मिली जब इटावा को पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगी, तो आज भी लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनावी दौरा जो आदित्यनाथ योगी जी का है पूरी महत्वपूर्ण माना जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। रामकुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शिव प्रताप, आप भी नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज कई तरह का कार्यक्रम है। रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव में अखिलेश का कार्यक्रम है। 11:25 में बेसवारा इंटर कॉलेज में अखिलेश का कार्यक्रम होगा। 12:35 में फतेहपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन। 1:30 में जहानाबाद में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। 2:35 में उन्नाव के मोरावा में कार्यक्रम करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव भी लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है सपा अध्यक्ष करते नजर आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण जगहों पर यहाँ पर जो अखिलेश यादव के कार्यक्रम आज होने हैं, उन्नाव के मोरावा में पहुंचेंगे। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा फर्रुखाबाद दौरा। आज बीजेपी प्रत्याशी सुनील दत्त के पक्ष में जनसभा करेंगे। बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एटा पहुंचेंगे आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद का दौरा भी आज रहने वाला है डिप्टी सीएम का। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फतेहपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे हुसैनगंज विधानसभा पहुंचेंगे भूपेश बघेल। हुसैनगंज विधानसभा के गांव में जनसभा करेंगे। अलीपुर में भी डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शाम 3 बजे धाता में आयोजित करेंगे जनसभा। तो अलीपुर में भी आज डोर टू डोर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। फतेहपुर पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज हुसैनगंज विधानसभा पहुंचेंगे जहां पर जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो फतेहपुर के दौरे पर रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि डोर टू डोर प्रचार भी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे फतेहपुर से संवाददाता भीम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भीम शंकर, एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा है, प्रभारी उन्हें बनाया गया है। दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारी वहां पर नजर आ रही है? यहाँ पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दौरा है जहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है जी। यहाँ पर आज जनसभा करने के बाद डोर टू डोर लोगों से करेंगे मुलाकात।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल आज शाहपुर चौकी से अलीपुर पहुंचेंगे। डोर टू डोर कैंपेन वो करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे फतेहपुर के खग्गा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ होते हुए जालंधर पंजाब के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इधर लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत में 2 धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है। उम्मीद है कि आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहाई मिल जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120 जोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार 10 फरवरी को जमानत दे दी। लेकिन जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल में रिहा हो जाएंगे। लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। वजह थी आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 2 धाराएं नहीं लिखी गई थी। फिलहाल अब बेल ऑर्डर में दोनों धाराओं 302 और 120 जोड़ने का आदेश दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का लखीमपुर दौरा। आज दोपहर 3 बजे राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचेंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का रायबरेली का दौरा भी आज होने वाला है। तो किसान नेता राकेश टिकैत आज रायबरेली का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राकेश टिकैत करने वाले हैं। लखीमपुर आज पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। लखीमपुर का दौरा है। आपको बता दें कि तीन को आज बेल मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो है वह लखीमपुर का दौरा करने पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता भी करेंगे आज पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद। चलिए अब बात उत्तराखंड की। तो 5वीं विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य चुनाव आयोग के देर रात के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में मतदान 65.01% हुआ है। साल 2017 में राज्य में 65.56% मतदान हुआ था। प्रदेश के अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है, तो कुछ सीटों पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी बसपा के उम्मीदवार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अब जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 67.58% मतदान हुआ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 75.68% वोटिंग हुई थी। पहाड़ का उत्तरकाशी जिला मतदान के मामले में अभी दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अभी तक सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में लगभग आधे के बराबर 50.65% और पौड़ी में 51.93% रहा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो मतदान के दिन चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ी। प्रदेश भर में 203 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 51 मामले देहरादून में हैं, जबकि सबसे कम मामला जो है वो बागेश्वर में मिला है। एक मामला ही यहां पर देखने को मिला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चमोली जिले में 5, देहरादून में 51, हरिद्वार में 32 और पौड़ी में 9 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 11, उधम सिंह नगर में 47, चंपावत में 3, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी जिले में 9, नैनीताल में 24, अल्मोड़ा जिले में 3, बागेश्वर में 1 और टिहरी में 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की कई शिकायतें मिली है। जिन मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें 92 मामले कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन से संबंधित है। अब कल किस तरह से मतदान रहा, क्या तैयारियां कितनी पुख्ता थी, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। नवीन, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कल मतदान हुआ है, किस तरह से मतदान रहा? बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं। आचार संहिता का भी उल्लंघन कुछ जगहों पर हुआ है जहां पर आयोग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में, पिछले मतदान की तुलना में इस बार कम रहा है। तौर पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो प्रतिशत आया है करीब 65.10% आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूरस्थ क्षेत्र के लोग जो ईवीएम मशीनें आएंगी उसके बाद जो प्रतिशत है वह निकाला जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसके माध्यम से बताया जाएगा। साफ तौर पर अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हो गई हैं कि बीजेपी अपने आप को ये कह रही है कि हमारे यहाँ जो है हमारी बढ़त हुई है, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बदलाव हुआ है।
अब ईवीएम में जो प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला तुरंत 10 तारीख को होने वाला है, तो तमाम सारा जो गणनाएं लगाई जा रही हैं, अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने बातें कर रहे हैं कि हम जो बीजेपी की तरफ को, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। इसके साथ ही मतदान जो रहा वो शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन कहीं न कुछ जिलों पर आचार संहिता का उल्लंघन जरूर हुआ था, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था और सारी तैयारियों को चाक चौबंद किया गया था। ड्रोन से भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी और किसी भी दुर्घटना घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। वही दूसरी तरफ नवीन, एक चीज और है, अब चलिए चुनाव तो हो गए, मतदान डाले जा चुके हैं, अब समीकरण किस तरह के नजर आ रहे हैं? जी निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत अगर देखने वाली बात होगी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो करीब 65%, अगर 2017 की बात की जाए तो करीब 65% रहा है, लेकिन अब की बार का जो है तो 64% रहा है मतदान। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वोटर वोट करने जाता है, अब की बार के जो वोटर थे वो साइलेंट वोटर थे, वो ये नहीं पता रहे थे कि किस तरफ जा रहा है रुझान, लेकिन कहीं ना कहीं एक बढ़त जरूर मानी जाएगी जब सारी मशीनें वापस आ जाएंगी। इसके बाद जब चर्चाएं की जाएंगी, जब सारी डिटेल देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बढ़त जरूर हुई है। तो मतदाता जरूर जागरूक होने का काम किया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिले की बात कीजिए तो हरिद्वार जिले में जो मत प्रतिशत रहा है वो काफी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मतदाता जागरूक जरूर हुए हैं, नए वोटरों को जोड़ने का काम किया गया था। चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा था, अन्य माध्यम भी बनाए गए थे कि मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मजबूत सरकार बनाने में मतदान का एक अहम योगदान होता है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया था। अब 10 तारीख का वक्त होगा, यह तभी पता चल पाएगा कि मोदी मैजिक चला है या फिर परिवर्तन के लिए कांग्रेस तैयार रहेगी। तो साफ तौर पर अब 10 तारीख का वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हो गई हैं। अपने आप जो कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, इसके साथ ही अन्य दलों की बात की जाए तो अपनी अपनी जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। सबकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे वोट पड़ा। चलिए, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड इसलिए काफी महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी हो जाता है, वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं सरकार बनने को लेकर पहले भी मिथक है, अब वो मिथक टूटते हैं या फिर वो मिथक जारी रहेंगे, ये तो खैर 10 तारीख को ही पता लग पाएगा। 11 मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड ने अब तक देखा है, तो ऐसे में इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।